साथियों नमस्कार। और आज हम बात करेंगे अधिगम के जो 5 गौण नियम थे उनकी। यह पार्ट 7 है। इसके पहले पार्ट 6 जारी हो चुके हैं। मित्रों, आपसे निवेदन है मेरा कि जिसके पास भी मेरी नोट्स हैं वह कृपया उनको सामने रखें, तभी इसी ऑडियो को सुने और तब उनकी समझ में अधिक बेहतर आएगा। आइए हम बात करते हैं सीखने के 5 अन्य नियम। भाइयों, हम बात कर चुके थे पहले ऑडियो में 3 मुख्य नियम की जो थे तत्परता का नियम, परिणाम का नियम और अभ्यास का नियम। अब हम बात करेंगे सीखने के गौण नियम जो कि थॉर्नडाइक ने दिए हैं और इनकी संख्या 5 है। इनको द्वितीयक नियम भी कहते हैं या सहायक नियम भी कहते हैं। इनका महत्व प्राथमिक नियमों या मुख्य नियमों से कम है, इसलिए इनको गौण नियम कहते हैं। गौण नियमों या सहायक नियमों की संख्या 5 है। कौन कौन से नियम हैं जानते हैं। पहला है मनोवृत्ति का नियम, दूसरा है बहु अनुक्रिया का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है अनुरूपता का नियम, इसको सादृश्यता का नियम भी कहते हैं, पांचवा है संबंधित परिवर्तन का नियम, जिसका दूसरा नाम क्या है, साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है, अब इसको हम क्रमवार जानते हैं। पहला है आपका मनोवृत्ति का नियम। दोस्तों, जिस कार्य के प्रति हमारी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति या मन का नजरिया जैसा रहता है उसी अनुपात में हम सीखते हैं। जैसे यदि आपकी मनोवृत्ति या आपका जो मन का नजरिया सकारात्मक होगा तो आप क्या है ना कि उस चीज़ को जल्दी सीख लोगे। यदि आपका मन नकारात्मक होगा या नकारात्मक बातें आपके मन में होगी तो बालक को सीखने में बाधाएं आएंगी। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। तो जैसे आपने मन में सोच रखा होगा वैसे होगा। यदि आपने सोच लिया कि अरे यार वो नहीं हमसे हो सकता है, तो आप कुछ भी कर लो, एडी चोटी का जोर लगा लीजिए, वो आप उसमें सफल नहीं हो सकते, आप बेहतर नहीं सीख सकते। तो इस नियम का कहने का अर्थ ये है कि हमारे जैसा मन होता है, यदि मन में धनात्मक विचार विचार हैं तो आप उस लक्ष्य को सीख लेंगे और जल्दी सीख लेंगे। और यदि आपके मन में नकारात्मक या प्रतिकूल मनोवृत्ति है तो बालक को सीखने में बाधाएं आएंगी। दूसरा नियम है आपका बहु अनुक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तब हम उसके प्रति विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं। इनमें से कुछ अनुक्रियाएं लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं होती हैं, जिन्हें हम छोड़ देते हैं और फिर भूल जाते हैं। हम उन्हीं अनुक्रियाओं का चयन करते हैं जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती हैं। इसे ही सीखना कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जो भी अनुक्रियाएं हमारे लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होती हैं हम उनको ही याद करते हैं, और जो हमारे लक्ष्य प्राप्त करने में बाधाएं डालती हैं या जिनसे लक्ष्य प्राप्त नहीं होता हम उनको भूल जाते हैं, उनको दोहराते नहीं हैं। ठीक है। तीसरा नियम है आपका आंशिक क्रिया का नियम। थॉर्नडाइक का मानना है साथियों कि यदि बच्चों के सामने किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर प्रस्तुत किया जाए और एक एक भाग का समाधान किया जाए तो बच्चे पूरी समस्या को शीघ्रता एवं सरलता और सुगमता से समझकर संपूर्ण कार्य को पूरा कर सकते हैं। मतलब जैसे आपकी कविता होती है ना, तो उसको क्या कहती है कि आप छोटे छोटे अंशों में पढ़ाते हो, तो इससे क्या ना बच्चा ना पूरी कविता का सीख जाता है। इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि यह कहता है कि अंश से पूर्ण की ओर चलो, है ना। एक होता है ना नियम, अंश से पूर्ण की ओर। तो ये सिद्धांत ही कहता है कि अगर कोई समस्या है, कोई टॉपिक है, जैसे आपका कोई किताब है मान लो, यदि आप उसके एक एक दिन में पूरी किताब पढ़ लोगे ना तो वो आपकी समझ में नहीं आएगा। यदि आप उसको दो दो टॉपिक में बांट के, जैसे आज 2 पार्ट पढ़ा, कल 2 पार्ट पढ़ा, परसों 2 पार्ट पढ़ा, तो यदि आप 2 पार्ट पढ़ेंगे तो आपके वो जो 10 टॉपिक होंगे किताब में वो आसानी से समझ में आएंगे। यदि आप उसको एक ही दिन में पूरा पढ़ लोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। तो यही इसके सिद्धांत का तात्पर्य है कि किसी भी समस्या या किसी भी कार्य को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के करना चाहिए, तभी और हमारे अच्छे से होगा या समस्या समाधान हम उसका कर पाएंगे। चौथा नियम है आपका अनुरूपता का नियम। साथियों, जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है तो वह अपने पूर्व के अनुभवों और प्रयत्नों को स्मरण करता है और उनसे तुलना करता है कि उसके अनुसार क्रिया कर समस्या का समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। जैसे बच्चों को कोई टॉपिक पर आपको टीएलएम बनाने को दिया गया है, तो यदि किसी बच्चे ने पहले टीएलएम बनाया होगा पिछली कक्षा में, तो पहले के
जो उसने बनाया होगा उस क्रिया को याद करेगा कि हमने टीएलएम में क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ती है, कहाँ कहाँ से हम इसको खोज सकते हैं, क्या क्या हमें करना पड़ेगा। तो यही है कि पूर्व के अनुभवों को याद करके हम उस कार्य को करते हैं। और साथियों, इस नियम में ऐसा है कि जिससे बच्चे के अनुभव या स्मृति जितनी मजबूत होगी, उसका इसके अनुरूपता का नियम का ज़्यादा अच्छे से उपयोग कर पाएगा। और जितना अच्छा अनुभव का इस्तेमाल कर पाएगा, वह उतनी ही आसानी से समस्या समाधान कर पाएगा या उसका खोज निकालेगा समस्या के उपाय। अगला नियम है अंतिम नियम, संबंधित या पांचवा नियम है संबंधित परिवर्तन का नियम। मित्रों, इस नियम को साहचर्य परिवर्तन के नियम से भी जानते हैं। इसके अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में होती है, उसे एक नए उद्दीपन के द्वारा भी उत्पन्न की जा सकती है। इसमें क्रिया का स्वरूप वही रहता है, पर परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि बच्चों को हमें शिक्षा संवेदनशील होकर देना चाहिए, यानी सीरियसली। जैसे हम किसी बच्चों को टॉपिक पढ़ाते हैं तो पहले उनकी दिनचर्या से जोड़ते हैं, यानी दिनचर्या और उनकी जो पढ़ाने में जो भी तालमेल बैठा सकते हो आप, जितना भी आप उसमें साहचर्य कर पाओगे दोनों परिस्थितियों में, उतने ही आप अधिगम को बेहतर कर पाओगे, उतना ही आप अपनी बात को अधिक अच्छे से समझा सकते हैं। तो यह आपका संबंधित परिवर्तन का नियम था। यह ऐसी साहचर्य परिवर्तन के नियम से जानते हैं। सत्य में एक बार फिर से इसको जान लेते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए हैं। 3 मुख्य नियम कौन कौन से थे? अभ्यास का नियम, दूसरा था तत्परता का नियम, तीसरा था परिणाम का नियम, जिसको प्रभाव का नियम या संतोष का नियम भी कहते हैं। और 5 इनके गौण नियम थे, जिसमें पहला था मनोवृत्ति का नियम, दूसरा बहु अनुक्रिया का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा अनुरूपता का नियम या सादृश्यता का नियम, पांचवा था और अंतिम संबंधित परिवर्तन या साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो ये आपके हुए थॉर्नडाइक के जो उसने सीखने के नियम दिए हैं, ये इनकी बात की हमने। अब हम बात करते हैं अधिगम के जो सिद्धांत हैं, इसमें व्यवहारवादियों के सिद्धांत हैं। इसमें पहला सिद्धांत आता है आपका प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, जो थॉर्नडाइक ने दिया है। सत्य व्यवहारवादियों में मुख्य रूप से 4 सिद्धांत हैं, जिसमें पहला है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक वाला, दूसरा है शास्त्रीय या परंपरागत का सिद्धांत जो पावलोव ने दिया है, तीसरा है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जो BF स्किनर ने दिया है, और चौथा है पुनर्वलन का सिद्धांत जो क्लार्क हल ने दिया है। हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत की। साथियों, इन अधिगम के सिद्धांतों का बाल विकास या साइकोलॉजी में उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है या उतनी महत्वपूर्ण है ये सिद्धांत, जैसे एक कोई बारात में दूल्हे का है ना, दूल्हे के बिना बारात का कोई मूल नहीं है, वैसे ही साइकोलॉजी भी अधिगम के सिद्धांतों के बिना साइकोलॉजी पूरी नहीं हो सकती। तो साथियों, जो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है, यह दिया है एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक में 1913 में, और यह अमेरिका के थे थॉर्नडाइक, और इन्होंने प्रयोग बिल्ली पर किया है। और इनके सिद्धांत में जो उद्दीपक था या जो लक्ष्य था बिल्ली का, वो था मांस का टुकड़ा या मछली का टुकड़ा, मृत मछली थी जिसमें। साथियों, थॉर्नडाइक ने 1888 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में अपने अधिगम सिद्धांत का उल्लेख किया, जबकि सन 1913 में प्रकाशित पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में थॉर्नडाइक के अधिगम का उल्लेख अधिक स्पष्ट रूप से मिलता है। थॉर्नडाइक महोदय ने संबंधवाद रूपी विचारधारा का प्रतिपादन किया। साथियों, इस सिद्धांत के कुछ उपनाम भी हैं, तो उनको हम जान लेते हैं। पहला इसका उपनाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, दूसरा है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, फिर तीसरा है आवृत्ति या बार बार का सिद्धांत, चौथा है उद्दीपक या अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक को इंग्लिश में स्टिमुलस कहते हैं और अनुक्रिया को रिस्पॉन्स कहते हैं। इसलिए इसको SR बॉन्ड का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसको संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, और संयोजनवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, और इसको अधिगम का बंध सिद्धांत भी कहते हैं। अब सिद्धांत में क्या बातें हैं और क्या कहा गया है, इसको हम जानते हैं। साथियों, थॉर्नडाइक ने अपने जीवन में बिल्ली, चूहा, चूजा, खरगोश प्रयोग किए हैं, लेकिन जो इनका अधिक महत्वपूर्ण है, जो हमको पढ़ना है, वो बिल्ली पर प्रयोग है। और इसमें यह कहानी है बिल्ली के साथ कि थॉर्नडाइक महोदय एक भूखी बिल्ली को एक मंजूसा जो बॉक्स होता है उसमें बंद कर देते हैं। इस मंजूसा से बाहर निकलने का एक ही रास्ता होता है बिल्ली के लिए, और दरवाजे के साथ एक लीवर लगा हुआ होता है, जिसको दबाने से ही दरवाज़ा खुलता है। मंजूसा के बाहर यानी बॉक्स के बाहर एक तस्तरी में या प्लेट में एक मछली का टुकड़ा रख दिया जाता है,
बिल्ली ने उस मंजूसी का दरवाज़ा खोलने का अनेक बार कोशिश की, कभी उछलती, कभी मंजूसा के सीखचों से बाहर देखती, यानी खिड़कियों से, या जो भी उसमें दरवाज़ा टाइप का होता है, कभी मंजूसा के अन्य भागों को हिलाती। इस प्रकार वह अनेक बार प्रयत्न करती और भूल करती। अंततः अचानक उसका पंजा लीवर पर पड़ जाता है। लीवर, वह लीवर जिससे दरवाज़ा खुलता है, लीवर पर पड़ जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है। बिल्ली बाहर निकल आती है और मछली खा जाती है, जिससे उसे संतोष की प्राप्ति हुई। जब भूखी बिल्ली को दोबारा मंजूसा में बंद कर दिया गया, तो वह पहले से कम समय से मंजूसा से बाहर आकर मछली खा लेती है। यानी पहले दिन यदि उसने 100 गलत अनुक्रियाएँ की, 100 गलतियाँ की, तो दूसरे दिन उसको फिर बंद कर देते हैं और वो 80 गलतियाँ ही की उसने और उसको प्राप्त कर लेते हैं। तीसरे दिन ऐसे बंद किया तो 70 गलतियाँ की, फिर उसकी प्राप्त कर लिया। चौथे दिन 60 गलतियाँ की, तो ऐसे ऐसे वो सफल हो जाती है मछली को पाने में। हर बार बिल्ली ने बाहर निकलने में शीघ्रता दिखाई, हर बार बिल्ली ने बाहर निकलने में शीघ्रता दिखाई, और अंततः एक समय ऐसा आ जाता है कि बिल्ली बिना भूल किए ही उस संदूक से बाहर निकल आती है। यह सिद्धांत में कहा गया है। आप इस पेज नंबर 41 पे चित्र में देख सकते हैं कि जो मृत मछली है वो उद्दीपक है, और जो अनुक्रिया करता है वो बिल्ली है जो अनुक्रिया कर रही है, और जो यहाँ पे ट्रैप डोर है, जो दरवाज़ा है खुलता है। इस बॉक्स का नाम पजल बॉक्स है, और इसको हम एसआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, सिद्धांत को। और इसमें ये जब आपको छड़ी दिख रही है ना, छड़ी हुई लगी हुई हैं, तो बिल्ली क्या करती है कि कभी छड़ियों को हिलाती है, कभी कहीं पैर मारती है। तो ये सब क्या है, गलत अनुक्रिया करती है, लेकिन उसका जो पैर लीवर पर पड़ जाता है तो दरवाज़ा खुल जाता है। ये क्या सही अनुक्रिया है। धीरे धीरे बिल्ली को बार बार बंद किया जाता है, तो कुछ समय ऐसा आता है, कुछ समय बाद ऐसा होता है कि बिल्ली बिना गलत अनुक्रिया किए ही बाहर निकल आती है और भोजन को प्राप्त कर लेती है। तो इसमें मुख्य शब्द इस सिद्धांत में है जो चालक। चालक क्या है, इसमें भूख है, यानी बिल्ली को कौन चला रहा है, भूख चला रहा है। जैसे बस को ड्राइवर चलाता है ना, चालक ड्राइवर होता है बस का, वैसे ही बिल्ली को है कौन चला रहा है, भूख। इसका उद्दीपक क्या है बिल्ली का, वो है भोजन, जिसमें मृत मछली होती है, जो मृत मछली होती है। अवरोध क्या है, इसमें लोहे की सलाखें जो आपको दिख रही है ना चित्र में, ये सफ़ेद सफ़ेद, ये क्या है, लोहे की सलाखें। अनियमित अनुक्रिया शब्द प्रमुख इस सिद्धांत में, यानी बिल्ली द्वारा जो गलत की जाने वाली क्रिया है वो क्या है, अनियमित अनुक्रिया। संयोजन व सफलता, यानी संयोग से उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है और दरवाजा खुल जाता है, ये क्या है, संयोजन व सफलता। इसीलिए इसको संयोजनवादी सिद्धांत भी कहते हैं। और दृढ़ीकरण मतलब एक समय बाद ऐसा एक समय ऐसा आता है कि बिल्ली बिना भूल किए हुए ही पिंजरे से बाहर निकल आती है, जो दृढ़ीकरण कहलाता है। इसमें एक उद्दीपक होता है जो उसे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, जो बिल्ली के समान ही बालक का चलना, चम्मच से खाना और जूते पहनना होता है। मतलब इसी सिद्धांत के अनुसार बालक चम्मच से खाना खाते हैं, बालक चलते हैं, जूते पहनते हैं। बूढ़े वयस्क लोग भी ड्राइविंग, टाई की गांठ, कोई खेल इसी सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं। साथियों, इस सिद्धांत के निष्कर्ष में 4 बातें प्रमुख हैं कि अधिगम में प्रयास एवं भूल समाहित रहती है, यानी बिल्ली कई बार गलतियां करती है। दूसरा है कि अधिगम अनुबंधन का परिणाम है, यानी अनुक्रिया के द्वारा जो बिल्ली उद्दीपक प्राप्त करती है तो इनके मध्य क्या हो जाता है, बंधन हो जाता है, जिसे हम मनोवैज्ञानिक भाषा में अनुबंधन कहते हैं। तो अधिगम क्या है, अनुबंधन का परिणाम है। और अधिगम के समय उत्तरोत्तर होता है, अधिगम में समय उत्तरोत्तर होता है, अधिगम में समय उत्तरोत्तर होता है। यानी इसमें सिद्धांत यह कहता है कि हम अधिगम सोच के द्वारा या अचानक नहीं सीखते हैं, इसमें समय के साथ सीखते हैं। जैसे जैसे हमारे साथ समय बीतता है तो हम अपनी गलतियों से सीखते जाते हैं। तो अधिगम क्या होता है, उत्तरोत्तर होता है। और चौथा है कि अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता, अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता है। साथियों, जो थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व है वो क्या है, पहला कि बड़े एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि उनको हम प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के द्वारा वो सीखते रहते हैं गलतियां करके। दूसरा है कि धैर्य व परिश्रम की गुणों का विकास होता है, सफलता के प्रति हमारी आशा बढ़ती है, कार्य की धारणा स्पष्ट होती है, शिक्षा के प्रति रुचि जागृत होती है, गणित विज्ञान जैसे विषयों के लिए उपयोगी सिद्धांत है, और अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता का विकास करता है, और भाषा में शुद्ध उच्चारण का विकास करता है। तो साथियों, हमने इस सिद्धांत में जाने थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए 5 गौण नियमों को और थॉर्नडाइक के सिद्धांत को। आपको कैसा लगा ये ऑडियो, ज़रूर बताएं। इस ऑडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ।